सो हेलो एवरीवन, डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अपन एक बार इनकम टैक्स एक्ट से पूरा एक बार रिवाइज कर लेते थे अब तक क्या क्या पढ़ा अपन ने। अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और सारे सारे डीटी के लेक्चर फ्री आने वाले हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो वो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चालू कर देते हैं आज का अपना। चलो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कितने सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट में टोटल सेक्शन है 290। उसके बाद अपन ने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट किसी भी पर्सन के लिए कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कंडीशन क्या है इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने की। तो दिया है भाई, टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय Annual Finance Act or Income Tax Act or both. The charge is on every person defined in Section 2, subsection 31. Tax is chargeable on total income earned during the previous year and not in assessment year. Tax shall be levied as per the provision of Act. अब ये चार्जिंग सेक्शन के बाद अपन ने एक एक टर्म फोड़ने की कोशिश की इसमें से। इसके बाद अपन ने पर्सन की डेफिनेशन देखी। फिर पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल, एजीओ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। उसके बाद में आपने एसएससी की डेफिनेशन दी। एसएससी मतलब means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. बट एसएससी की डेफिनेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखी है गवर्नमेंट ने। उसमें आते हैं एवरी पर्सन ऑन हु एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज इनिशिएटेड ऑन हिज इनकम or loss of any other person which he is assessable। मतलब कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके इनकम और लॉस के ऊपर, या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसकी इनकम और लॉस इसके हाथ में असेसेबल है, तो उसको भी असेसी बोलते हैं। उसके बाद में डीम टू बी असेसी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के केस में ट्रस्ट के केस में। उसके बाद आता है असेसी इन डिफॉल्ट अपन टीडीएस में पढ़ेंगे। उसके बाद में यह डेफिनेशन से अपने को एक चीज समझ में आई। वो चीज क्या है कि एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। उसके बाद में अपन ने देखी प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर मतलब क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद में असेसमेंट ईयर मतलब पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो 1 अप्रैल से 12 महीने का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और इसके पहले जो भी ईयर आएगा वो आएगा अपना फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में अपन ने जनरल रूल पढ़ा था। जनरल रूल क्या बोलता है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। पर इसके कुछ एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्या कहते हैं? मारिया की स्टोरी देखी थी अपन ने। मारिया का किसका बिजनेस है? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है उसका। उसके बाद वो इंडिया में आए, उन्होंने ट्रस्ट फॉर्म किया। ट्रस्ट कौन सा था? अपना टोनी कक्कर फैन क्लब। तो एओपी, बीओआई, एजीबी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। तो इवेंट क्या था अपना दिल्ली में टोनी कक्कर का इवेंट ऑर्गेनाइज करना था। उसके बाद में इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये क्लब खत्म कर दिया। तो मारिया निकली फ्रॉड। तो मारिया फ्रॉड निकली तो इसकी वजह से ये सारे एसेट ट्रांसफर करने लगी टू अवॉइड टैक्स, और ये एसेट ट्रांसफर करके वो निकलने वाली थी रशिया। तो पर्सन लिविंग इंडिया। तो ये 5 पॉइंट है। एनआर शिपिंग बिजनेस, यूपी, बीओआई, एजीपी फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और पर्सन लिविंग इंडिया। ये 5 केस में प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होगा। उसके बाद में अपन टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो देखे थे। तो इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, पर टोटल इनकम का कंप्यूटेशन अब करने के लिए अपने को फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा वो पर्सन का। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद उसका इनकम अपने को 5 हेड में डिवाइड करना पड़ेगा, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। उसके बाद में उसका इनकम आने के बाद ये 5 हेड का इनकम अपन मर्ज कर देंगे और उसके ऊपर क्लबिंग
और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन लगा देंगे। उसके बाद टोटल आएंगे, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद उसमें से डिडक्शन अपन लेस कर देंगे, उसके बाद में आ जाएंगे इसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अपन टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम के ऊपर जो जनरल इनकम है उसके ऊपर जनरल रेट लगेंगे टैक्स के। जो स्पेशल इनकम है मतलब कैपिटल गेन वगैरह उसके ऊपर स्पेशल रेट लगेंगे टैक्स से। इसके बाद टैक्स आने के बाद अपन उसमें से रिबेट लेस करेंगे, उसके में से रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेस करेंगे। उसके बाद में नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाएगा। अब रिबेट आने के बाद एक तो रिबेट आएगा, नहीं तो सरचार्ज आएगा। मतलब रिबेट लेस होगा या फिर सरचार्ज ऐड होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो रिबेट का और सरचार्ज का इफेक्ट देने के बाद अपन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से ऐड कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। उसके बाद उसमें से टीडीएस टीसीएस कुछ रहा तो वो लेस कर देंगे। वो उसके बाद आ जाएगा अपना नेट टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। इसके बाद अपन ने नोट्स में लिखा था कि राउंड ऑफ करना है, टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स पेएबल को भी राउंड ऑफ करना है। तो टोटल इनकम कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगा? 288A। टोटल इनकम कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगा? 288A। और टोटल टैक्स कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगा? 288B। तो राउंड ऑफ कैसे करना है? आपने को लास्ट फिगर पे फोकस करना है। लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो अगले 10 में उसको राउंड ऑफ करना है, या 1 2 3 4 रहा तो पीछे के 10 में अपने को उसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद में अपन ने एग्जांपल देखे उसके बाद आए थे अपन। अब ये पूरा चार्जिंग सेक्शन के सारे टर्म अपन ने फोड़ के रखे थे। पर्सन की डेफिनेशन देखी, एनुअल फाइनेंस एक्ट अपन ने ऊपर देख लिया था क्या है, इनकम टैक्स एक्ट भी देख लिया था, उसमें रेट का डिफरेंस आता है, टोटल इनकम का भी देख लिया था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब रेट प्रिस्क्राइब अपन ने पढ़ना चालू किया था। तो उसके लिए अपनी ओल्ड स्कीम देखी थी अपने। ओल्ड स्कीम अब ऑप्शनल स्कीम है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। ओल्ड स्कीम जो जनरल स्लैब रेट है वो अब ऑप्शनल स्कीम है, वो एक अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम नहीं है। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम अब आज से पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन ने जनरल टैक्स रेट देखे किसके लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी और एनआर नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। तो उनके लिए पहली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद में 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक टैक्स आएगा 5%, और उसका शॉर्टकट है 12,500। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक टैक्स आएंगे 20%, उसका शॉर्टकट है 1,12,500। और 10 लाख के ऊपर टैक्स आएगा 30%, उसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं। उसके बाद में जो भी पर्सन जिसका एज 60+ है या फिर 80 ईयर्स तक है, जिसका एज 60+ है या फिर 80 ईयर्स तक है, उनके लिए स्लैब रेट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा 3 लाख का। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख का हो गया। उसके बाद में 3 लाख से इनका 5 लाख तक टैक्स रेट आएगा 5%, जिसका शॉर्टकट है 10,000 रुपए। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इनका टैक्स रेट आएगा 20%, जिसका शॉर्टकट है 1,10,000 रुपए। और 10 लाख के ऊपर इनका टैक्स रेट जाएगा 30%। उसके बाद में अपन इंडिविजुअल अबव 80 का प्रोविजन देखा था। तो उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख तक इनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इनको 20% टैक्स लगेगा, जिसका शॉर्टकट है 1 लाख रुपए। और 10 लाख से ऊपर गया इनका इनकम, तो इनके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद में अपन ने सेस तो सबको ही आएगा, और रिबेट देखा। रिबेट क्या है? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट रहा जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, जिसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है, तो उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 या टैक्स के अमाउंट। रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 या टैक्स की अमाउंट, विचएवर इज लोअर। उसके बाद में अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में रिबेट अपने को HEC से पहले उसका इफेक्ट देना है, मतलब रिबेट या सरचार्ज दोनों में से एक लगाना है। उसके बाद अपने को HEC लगाना है। उसके बाद अपन ने एग्जांपल देखे मस्त। उसके बाद एक सर्कुलर पढ़ा अपन ने, जो भी पर्सन जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, जिसका जन्मदिन अपन हैप्पी बर्थडे उसको 1 अप्रैल को बोलते हैं, उसका ईयर
अगर वो 60 या 80 ईयर्स का हो रहा है, उस दिन 1 अप्रैल को वो 60 या 80 ईयर्स का हो रहा है, तो ऐसा अज्यूम करते कि वो पिछले साल के 31 को ही 60 या 80 ईयर्स का हो गया, तो उसके लिए हायर स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब 1 अप्रैल 2024 को कोई भी पर्सन 60 या 80 ईयर्स का हो रहा है, तो वो पूरे प्रीवियस ईयर 23-24 में 59 ईयर का था, तो उसके लिए भी स्लैब रेट, अपर स्लैब रेट लगेगा। ये एक सर्कुलर के थ्रू बताया गया था अपने को। उसके बाद में अपन ने फिर से एग्जांपल देखे, उसके बाद में देखे अपन ने स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट क्या कहते हैं? एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जिसका टैक्स रेट था 15% डायरेक्ट फ्लैट टैक्स रेट ला जाएगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसके मतलब 1 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर अपने को 10% टैक्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म है, उसके ऊपर टैक्स रेट आएगा 20%। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे, इसके ऊपर टैक्स रेट आएगा 10%। उसके बाद में कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट आ जाएगा 30%। उसके बाद में नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 30%। उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर टैक्स आता है 60%। उसके बाद में मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोला था मैंने आपको, जो आता है 42.744%। उसके बाद में STCG के आगे अगर कोई भी सेक्शन ना लिखा हो तो उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे जो अपने स्लैब रेट है। उसके बाद में अपन ने अच्छे खासे क्वेश्चन ये सारे कंसेप्ट के ऊपर देखे थे। उसके बाद अपन आए थे, उसके बाद अपन कहाँ आए थे बच्चों? बोलो बोलो बोलो। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ, उसके बाद पढ़ा था कि अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो अपन स्पेशल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कवर कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, स्पेशल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए अपन यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए अपन ने एक कंडीशन देखी थी कि जिसका टैक्स रेट ज्यादा है, जो भी स्पेशल इनकम का टैक्स रेट ज्यादा है वो पहले यूज कर लेंगे अपन। तो अपने केस में एग्जांपल लिया था, अपने केस में तो अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर लिया था क्योंकि उसके ऊपर टैक्स रेट 20% था। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर लिया था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाद में यूज किया था। और जो भी इनकम बचा, लॉन्ग टर्म यूज हो गया, शॉर्ट टर्म यूज हो गया, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ गई, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा था अपना, तो उसके ऊपर अपन ने स्पेशल टैक्स रेट लगा दिया था, स्पेशल टैक्स रेट लगा दिया था। ये आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा ये। उसके बाद अपन गए थे अच्छे खासे क्वेश्चन करने के बाद अपन आए थे सरचार्ज के ऊपर। सरचार्ज अपन लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ये आता है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम का सरचार्ज, अपना ओल्ड टैक्स रिजिम का सरचार्ज, जिसका अमाउंट चालू होता है अपना 50 लाख के ऊपर। अपना टोटल इनकम गया 1 करोड़ तक, अब तो अपना सरचार्ज रेट आ जाएगा 10%। उसके बाद में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक अपना टोटल इनकम गया तो उसका सरचार्ज रेट आ जाता है 15%। 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम गया अप टू 5 करोड़, पर इधर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन लेने का है, तो ये 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक रहा तो इसका सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%। पर डिविडेंड इनकम और डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%, जिसका अपन ने एक मस्त सा एग्जांपल भी लिया था। उसके बाद में टोटल इनकम एक्सीड्स 5 करोड़, पर यहाँ पे टोटल इनकम फिर से एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 37% एंड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा अपना 15%। उसके बाद में टोटल इनकम, लास्ट कंडीशन क्या देखी थी आपने? टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, इंक्लूड डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो उसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। यहाँ तक अपन ने देखा था। फिर आपने मस्त मस्त सरचार्ज के एग्जांपल लिए थे। एक डिविडेंड का एग्जांपल भी आपको मैंने दिया था, ये सॉल्व करके दिया था। अब चालू कर देते हैं अपन आज का लेक्चर। तो देखो 15 मिनट में मस्त सा आपका पूरा रिवाइज हो गया जो अब तक पढ़ा है अपन ने। अब बात करते हैं अपन, ये तो अपने पूरे हो गए ओल्ड टैक्स रिजिम के इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, लोकल AOP, BOI और AJP के टैक्स रेट हो गए थे। अब अपना बाकी, एक तो फर्म बाकी है, लोकल अथॉरिटी बाकी है, कंपनी बाकी है और क्या बाकी, LLP तो आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बाकी है। तो इनके टैक्स रेट अलग है। ऊपर में अपन जो देखे वो इंडिविजुअल के लिए, जनरली इंडिविजुअल को लग जाते हैं वो सारे। अब अपन देखने वाले हैं कुछ अदर एंटिटीज के टैक्स रेट। चलो हेडिंग दो आज का।
हेडिंग दो, टैक्स रेट, टैक्स रेट टू अदर पर्सन, टैक्स रेट टू अदर अदर पर्सन। अदर पर्सन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अपन ने बाकी जो ऊपर पढ़े थे उसके अलग जो भी पर्सन की डेफिनेशन में अपन पढ़े थे उसके अलावा जो भी बचे हैं उनका टैक्स रेट देखने वाले हैं अपन। ये जो अपन नीचे टैक्स रेट लिखने वाले ये है अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है अपना ये। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, तो पहला टैक्स रेट लिखते हैं अपन फर्म एलएलपी, फर्म इंक्लूड एलएलपी और अपना लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। तो इनका टैक्स रेट लिखो। अब देखो यहाँ पे दो अपने को डब्बे बनाने पड़ेंगे, मतलब दो इसमें बाइफरकेशन होगा इनका। अगर इनका टोटल इनकम अप टू 1 CR तक है, टोटल इनकम अप टू 1 CR तक है, तो इनका फ्लैट टैक्स आ जाएगा। इधर स्लैब नहीं है, इधर कोई भी स्लैब नहीं है, इनका डायरेक्ट फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 30%। तो मतलब यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं लगाने का है, फ्लैट टैक्स रेट, मतलब 1 रुपया भी इनकम रहे तो एक मिनट एक काम करो, अच्छा ठीक है एक बार लिख लो, टैक्स रेट लिख लो, फ्लैट टैक्स रेट लिख लिया। उसके बाद में इधर लिखो सरचार्ज अप टू 1 करोड़ है, सरचार्ज में आएगा। उसके बाद में लिखो HEC, दोनों ऐड हो जाएंगे। HEC लिखो 4%। तो अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है किसका, फर्म का, एलएलपी का, लोकल अथॉरिटी का, तो इसको इफेक्टिव टैक्स कितना भरना पड़ेगा 31.2%, 30% प्लस 4%। उसके बाद में इधर लिखो अब अगर 1 करोड़ से टोटल इनकम ज़्यादा जा रहा है, अबव 1 करोड़ जा रहा है, टोटल इनकम अबव 1 करोड़ जा रहा है, इसके लिए टैक्स रेट क्या हो जाएगा, अब टैक्स रेट 30% ही आ जाएगा। ये अपना फ्लैट टैक्स रेट है, फ्लैट रेट, फ्लैट लगा देने का, ये इधर कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं लगाने की। उसके बाद लिखो टैक्स, उसके बाद सरचार्ज, सरचार्ज आ जाएगा यहाँ पे 12%। और उसके बाद लिखो HEC, HEC आ जाएगा अपना 4% जो सारे केस में लगता है। और इसका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ जाएगा 34.944% अपने को टैक्स पेड करना पड़ेगा इन केस ऑफ फर्म एंड लोकल अथॉरिटी और LLP। इनका टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से कम है तो 30% टैक्स रेट प्लस 4% से, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% टैक्स रेट प्लस सरचार्ज आ जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा है इनका टोटल इनकम तो सरचार्ज आ जाएगा 12% प्लस HEC आ जाएगा अपना 4%, HEC आ जाएगा अपना 4%। ये हो गया अपना। उसके बाद लिखो ये हो गया अपना फर्म का। उसके बाद लिखो कंपनी का टैक्स रेट देखेंगे आप अपन, तो कंपनी क्या बोलती, कंपनी, कंपनी में अब दो टाइप, नहीं एक काम करो यहाँ पे दो टाइप मत बनाओ, यहाँ पे कंपनी लिखा आपने, उसके बाद लिखो डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट लिखो। अब यहाँ पे दो टाइप आएंगे, इसमें दो टाइप आ जाएंगे। एक तो लिखो टर्नओवर, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट,
टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जिसका इन प्रीवियस ईयर 21-22 इज अप टू ₹400 करोड़, और इधर के साइड लिखो अदर। तो ये देखो एक बार इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है ये समझ लो। तो देखो जब गवर्नमेंट आई थी, मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई थी, तब उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कंपनीज को कि उनका टैक्स रेट अच्छे हद तक कम कर देंगे हम। पर वो जो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर में था उनका, तब उन्होंने इतना टैक्स रेट कम नहीं किया था। फिर जब बजट जैसे जैसे आ रहे थे हर साल, तब अपोजिशन पार्टी या फिर कंपनी वाले बोल रहे थे कि तुमने वादा किया था कि टैक्स रेट कम करो। तो उसके बाद उन्होंने टर्नओवर के बेसिस पर टैक्स रेट कम करने का प्रोविजन बनाया। टर्नओवर के बेसिस पर अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, तो 400 करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए, तो 400 करोड़ तक है, तो वो कंपनी की केस में अब 3 टैक्स रेट आ जाएंगे। मतलब सरचार्ज टैक्स रेट तो 25% आ जाएगा, पर उसका सरचार्ज मिला के 3 टैक्स रेट आ जाएंगे। तो देखो टैक्स रेट अपना आ जाएंगे 25%, तो लिखो यहाँ पे अप टू 1 CR रहा टोटल इनकम, अप टू 1 CR रहा। तो इसका फिर से यहाँ पे ये फ्लैट आ जाएगा, फ्लैट टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स लिखो 25%। के बाद में इधर सरचार्ज नहीं आएगा, सरचार्ज नहीं आ जाएगा, और HEC आ जाएगा 4%, HEC आ जाएगा 4%। तो अपना इफेक्टिव टैक्स कितना हुआ 25% प्लस 4%, तो ये आ गया 26% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 21-22 का प्रीवियस ईयर 21-22 है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 21-22 है यहाँ पे, तो इनका टर्नओवर अगर 400 करोड़ या ग्रॉस रिसीप्ट 400 करोड़ तक रहा, तो अगर टोटल इनकम कंपनी का मतलब 400 करोड़ तक टर्नओवर रहा 21-22 का, तो उनको टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा 25%। पर टर्नओवर 1 करोड़ तक ही रहा, टोटल इनकम 1 करोड़ तक रहा, तो उनका सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा, HEC एप्लीकेबल हो जाएगा डायरेक्ट, और 26% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में टोटल इनकम अबाउ 1 CR गया अप टू 10 CR है, तो यहाँ पे फ्लैट टैक्स लग जाएगा 25% का। अब 1 करोड़ से ऊपर गया है तो सरचार्ज लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा 7%, और HEC लग जाएगा यहाँ पे 4%। तो इनका इफेक्टिव टैक्स कितना हो जाएगा 25% प्लस 7% प्लस 4%, तो आ जाएंगे इनका 27.82% का इनका टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ तक दिया है, अब तो 400 करोड़ है, तो इनका ये आ जाएगा। उसके बाद में लिखो अबाउट 10 करोड़, टोटल इनकम अबाउट 10 करोड़ गया, तो इनके लिए टैक्स रेट आ जाएगा, ये फ्लैट टैक्स रेट रहेगा, फ्लैट टैक्स रहेगा 25%। पर 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज आ जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा अपना 12%, और HEC आ जाएगा 4%। तो इनका इफेक्टिव टैक्स कितना हो गया 25 प्लस 12% प्लस 4%, तो आ जाएगा 29.12%। ये हो गया अपना डोमेस्टिक कंपनी के अंदर, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन की डोमेस्टिक कंपनी
के अंदर अगर टर्न ओवर 21-22 का, प्रीवियस ईयर 21-22 का अगर 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ तक है, तो उनके लिए टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%, मतलब ₹1 भी अगर इनकम है तो उसके ऊपर 25% उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा। उसके बाद में अब सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज अगर 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 7%, और 10 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम चला गया डोमेस्टिक कंपनी का तो उनके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा 12%। उसके बाद में HEC अपने को सारे केस में 4% लगाना पड़ेगा। अब आते हैं अदर की केस में। अब अदर की केस में क्या है, यही 3 कंडीशन आएंगी फिर से, यही 3 कंडीशन आएंगी फिर से। लगा नहीं मेरे को, बस नीचे लिख लेते हैं अपन। अदर की केस में फिर से ये 3 कंडीशन आएंगी। टोटल इनकम अप टू 1 CR, टोटल इनकम अबव 1 CR टू 10 CR, और टोटल इनकम अबव 10 CR। तो देखो अदर की केस में भी वही कंडीशन आ जाएंगी। टोटल इनकम अप टू 1 CR है, टोटल इनकम अबव 1 CR पर अप टू 10 CR है, और अबाउट 10 CR। तो अब इनका टैक्स रेट अलग हो जाएगा, इनका टैक्स रेट अलग हो जाएगा। ये देखो टैक्स रेट इनका आ जाएगा अब 30%, 30% और 30%। इनका टैक्स रेट आ जाएगा 30%। अब सरचार्ज, सरचार्ज यहाँ पे सेम रहेगा, सरचार्ज यहाँ पे सेम रहेगा, और HEC तो अपना सेम ही रहेगा हर एक केस में। 4%, 4%, 4%। तो इफेक्टिव कितना है, 30 + 4% आएगा 31.2%। के बाद में यहाँ आ जाएगा 30 + 7% + 4%, आ जाएगा 33.384%। और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 30 + 12% + 4%, आ जाएगा 34.944%, आ जाएगा। अब ये जो है ये अदर की केस में, ये अदर की केस में 3 कंडीशन है अपनी। समझा ये आपको। टर्नओवर की बेसिस पर गवर्नमेंट ने फिर उनका टैक्स कम करने की कोशिश की कि टोटल आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आपका प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ तक है, तो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। उसके बाद में सरचार्ज आपको एप्लीकेबल हो जाएगा अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम गया, 1 करोड़ से ऊपर इनकम गया तो आपके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएंगे 7%, सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएंगे 7%। और 10 करोड़ से आपको ऊपर टोटल इनकम गया तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे आपका 12%। HEC आपको सारे केस में पेयर करना पड़ेगा। अब टर्नओवर अगर किसी भी कंपनी का 400 करोड़ या ज़्यादा है, या उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो उनके लिए टर्नओवर 1 करोड़ तक रहा तो टैक्स रेट हो जाएगा 30%। टर्नओवर मतलब इनके लिए टैक्स रेट हो जाएगा 30%। टर्नओवर 1 करोड़, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से एक्सीड करता है 10 करोड़ तक है तो इनके लिए सरचार्ज रेट वही सेम 7% से एप्लीकेबल हो जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो 12% से एप्लीकेबल हो जाएंगे। 12%, 120% नहीं वाला, 12%। उसके बाद में HEC अपने को सारे केस में पेड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस समझ लो, टैक्स रेट में डिफरेंस है, सरचार्ज और HEC सेम आएगा, टैक्स रेट में डिफरेंस है। यहाँ 25% आएगा और यहाँ पे 30% फ्लैट आएगा, फ्लैट है। अगर ₹1 भी कमा रहा है कंपनी तो उसके ऊपर 30% उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा। चलो ये हो गया डोमेस्टिक कंपनी की केस में। अब आते हैं फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। फॉरेन कंपनी,
फॉरेन कंपनी के केस में 3 ही केस आएंगी, इनके लिए फ्लैट टैक्स रेट हो जाएगा एप्लीकेबल 40%, फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 40%। पर सरचार्ज के लिए अब अलग अलग कंडीशन आएगी कि टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और टोटल इनकम अबव 10 करोड़। तो इनके लिए टैक्स रेट कितना हो जाएगा एप्लीकेबल, फ्लैट टैक्स हो जाएगा एप्लीकेबल, फ्लैट टैक्स रेट हो जाएगा एप्लीकेबल इनके लिए 40%। इनके लिए कितना टैक्स आ जाएगा 40%, 40%, 40%। इनके लिए फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 40%। उसके बाद में सरचार्ज आएगा क्या, सरचार्ज 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं आएगा, 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक सरचार्ज इनका आएगा 2%, सरचार्ज आएगा 2%। और इधर आ जाएगा, एक मिनट रुको, 2%, ये 10 करोड़ के ऊपर थोड़ा गलत किया मैंने, तो HEC लिख लो। तो अब तक HEC लिख लो, HEC चारों के केस में 4% लगा लो, चारों के केस में 4% HEC लगा लो। सरचार्ज लिखो, फॉरेन कंपनी के केस में 2% लिखा, और यहाँ पे 5% लिखो, 5% सरचार्ज लिखो, और HEC 4% आ जाएगा सारे केस में, 4% आ जाएगा सारे केस में। तो चलो इधर इफेक्टिव कितना आया 40 + 4%, यहाँ आ जाएगा 41.6% इनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 40 + 2% + 4%, 40 + 2% + 4%, यहाँ पे आ जाएगा 42.432% इनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 + 5% + 4%, यहाँ आ जाएगा 43.68%, 43.68% इनको टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इनके 3 केस। आप ये सोच रहे होंगे कि फॉरेन कंपनी भाई सरचार्ज इतना कम क्यों रखा है, भाई टैक्स देखो ना, 40% टैक्स ले रहे हो, वो कंपनी आएंगी क्या इंडिया में काम करने के लिए, फॉरेन कंपनी? तो 40% बहुत ह्यूज अमाउंट होता है भाई। यहाँ डोमेस्टिक कंपनी का देखो, डोमेस्टिक कंपनी में कितना जा रहा है, अगर 30% भी टैक्स रेट लगा लिया अपन ने तो हाईएस्ट इनका जा रहा है 34.94, पर अगर 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे 43.68, मतलब अप्रॉक्स 10% का डिफरेंस आ रहा है। तो इनकी केस में, फॉरेन कंपनी की केस में सरचार्ज कम रखा है कि टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स दो तो वो आने चाहिए ना इंडिया में काम करने के लिए। तो फॉरेन कंपनी की केस में सरचार्ज कम रखा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्म की केस में टैक्स रेट कितना लगेगा 30%। फर्म की केस में टैक्स रेट कितना लगेगा 30%। 1 करोड़ तक इनकम है, 1 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज रेट आएगा क्या? नहीं, सरचार्ज नहीं आएगा। और उसके बाद HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो सरचार्ज आ जाएगा 12%, सरचार्ज आ जाएगा 12% और HEC अपने को एप्लीकेबल हो जाएगा 4%। उसके बाद में डोमेस्टिक कंपनी के दो केस, अगर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन प्रीवियस ईयर 21-22 में अप टू 400 करोड़ तक है, अप टू 400 करोड़ तक है, तो उनके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%, फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। अगर इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा और HEC अपने ऐड हो जाएगा। उसके बाद टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 7% और HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है इनका टोटल इनकम तो सरचार्ज आ जाएगा 12% और HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद में टोटल इनकम अदर के केस में अब ये होगा 400 करोड़ का टर्नओवर, 400 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया कंपनी ने 21-22 में, तो इनके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल सरचार्ज क्या बड़बड़ कर रहा है भाई तू, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 7%। और टोटल इनकम अबाउट 10 करोड़ है तो सरचार्ज फिर से सेम एप्लीकेबल हो जाएगा
12%। एच सारे केस में अपने को 4% लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन फॉरेन कंपनी क्या देखते देखे थे, तो फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 40%, फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 40%। पर अगर टोटल इनकम अब 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, एच आ जाएगा 4%। टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 2% और एच आ जाएगा 4%। और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ भी क्रॉस कर रही है फॉरेन कंपनी, तो सरचार्ज आ जाएगा 5% और सेस आ जाएगा 4%, इफेक्टिव आ जाएगा अपना 43.68%। तो ये हो गया अपना कंपनी के केस में। अब हो गया अपना एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया। अब एक और है अपना, अब ये देखो यहाँ पे जो कंपनी का है ना, यहाँ पे अगर कंपनी लिखा हूँ आपने तो एक ब्रैकेट में लिखो में ऑप्ट फॉर, जो नए अब जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है अपनी उसमें भी BAA और BAB। तो कंपनी अगर चाहे तो ये टैक्स स्कीम में आ सकती है, मतलब 25%, 30%, या अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, या अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, या अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। ये जो है 115 BAA और BAB ये अपना डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, तो इसके अंडर ही गवर्नमेंट टैक्स पेड करेगी, पर इधर कुछ डिडक्शन वगैरह नहीं मिलते, तो कंपनी को चाहिए तो ये टैक्स, ये स्कीम है, और स्कीम में कंपनी टैक्स पेड कर सकती है। उसके बाद में फॉरेन कंपनी को कोई भी मतलब वही आ जाएंगे एप्लीकेबल, अल्टरनेटिव और डिफॉल्ट वाला। उसके बाद लिखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑप्ट फॉर 115 BAD और वो BAD और BAE था शायद, BAE 114 BAD और BAE को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जा सकती है। मतलब एक तो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ये आ जाएगा, और अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अब अपन पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अपन पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे लिखो अब इनका फ्लैट रेट नहीं है, अब ये जो है अपना ये स्लैब रेट है, अपने स्लैब रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में स्लैब रेट है। ऊपर जो अपन इंडिविजुअल के पढ़े थे वो भी स्लैब रेट थे। इंडिविजुअल के जो अपन 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देखी थी वो भी स्लैब रेट थे, मतलब 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अपन 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो इनकम रही, तो 5 लाख तक अपना 5% आ गया, तो 5 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम जा रही 10 लाख के बीच तक उसको अपन 20% भर रहे थे। तो ये था अपना स्लैब रेट था, मतलब स्लैब वाइज इनकम को अपन टैक्स पेड कर रहे थे। जो अपन ने अब भी पढ़ा, अब भी LLP के केस में, फर्म की केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में, ये फ्लैट टैक्स रेट है, ये फ्लैट टैक्स रेट है, ये फ्लैट टैक्स रेट है। मतलब 1 रुपया भी कमाया तो उनको 30% टैक्स पेड करना पड़ेगा, इधर कोई भी स्लैब नहीं। उसके बाद में कंपनी का ये 1 करोड़ का टर्नओवर रहा तो भी उनको 25% पेड करना है। 10 रुपए का भी उनका टर्नओवर नहीं, सॉरी, टोटल इनकम रहा, 1 करोड़ का भी टोटल इनकम रहा तो 25% पे करना है। 10 करोड़ भी रहो तो 25%, 10 रुपया भी रहा इनका टोटल इनकम तो इनको 25% फ्लैट टैक्स रेट पे करना है। फ्लैट टैक्स रेट, यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं, यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं है। उसके बाद में अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पढ़ रहे हैं अपन, अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पढ़ रहे, इधर स्लैब रेट है, स्लैब रेट है, मतलब इनका 10,000 तक नील आ जाएगा, 10,000 तक नील आ जाएगा, 10,000 तक 10% आ जाएगा, 10,000 से लेके 20,000 तक इनका अलग टैक्स रेट आ जाएगा, और 20,000 से ऊपर इनका अलग टैक्स रेट आ जाएगा। तो ये स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट है। तो चलो लिखो एक बार, ये देखो टोटल इनकम अप टू 10,000
टोटल इनकम अप टू 10,000 रहा और इनका टैक्स रेट आ जाएगा 10%। के बाद में अबाउट 10,000 अप टू 20,000 इनका आ जाएगा 20%। और उसके बाद में अबाउट 20,000 ये आ जाएगा 30%, ये आ जाएगा 30%। तो शॉर्टकट निकाल लेने का क्या? चलो लिखो शॉर्टकट, लिखो शॉर्टकट निकालो इसके। अब ये देखो 10,000 तक कितना टैक्स आ जाएगा? 1,000 रुपये टैक्स आ जाएगा, 1,000 रुपये टैक्स आ जाएगा। के बाद में 10,000 से लेके 20,000 तक, मतलब 20,000 इनकम रही, 20,000 इनकम रही तो पहले 10,000 तक 1,000 पेड करना पड़ेगा, पहले 10,000 तक 1,000 पेड करने पड़ेगा। और 10,000 से लेके 20,000 तक, मतलब जो ये जो 10,000 है इधर इसके बीच के जो 10,000 है उसके लिए कितना पेड करना पड़ेगा? 20%। 10,000 इंटू 20% प्लस ऊपर का 1,000, तो ये आ जाएगा 3,000 क्या बोल रहा है भाई? 3,000 इंग्लिश हो गया, इंग्लिश 3,000। उसके बाद में 20,000 से ऊपर गया तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं आ जाए। समझा ये शॉर्टकट कैसे निकालते हैं अपन? 10,000 तक आ जाएगा कोई भी इनकम तो उसके लिए शॉर्टकट आ जाएगा, मतलब 10,000 तक इनकम रहा तो उसके ऊपर 10% लगाने का। 10,000 इनकम रहा तो शॉर्टकट आ जाएगा 1,000। 10,000 से ऊपर गया इनकम, सपोज 15,000 जा रहा है, इनकम 15,000 जा रहा है तो पहले 10,000 पे आ जाएगा 1,000 रुपये और ऊपर के 5,000 पे आ जाएगा 20%। 5,000 पे ऊपर के 5,000 पे आ जाएगा 20%। 5,000 इंटू 20% प्लस कितना? 1,000। तो अगर 15,000 इनकम रही, टोटल इनकम अगर 15,000 रही तो 2,000 रुपये टैक्स आ जाएगा, ये क्योंकि स्लैब रेट है, स्लैब रेट। अब इसके ऊपर सरचार्ज रेट लिखो, लिखो सरचार्ज, लिखो टोटल इनकम अप टू 1 CR है, सरचार्ज आ जाएगा नील। टोटल इनकम अबव 1 CR है टू 10 CR है, तो ये आ जाएगा 7% ऑफ टैक्स। ये सरचार्ज है तो ये टैक्स पे टैक्स लगेगा। और अबव 10 CR है तो ये आ जाएगा अपना 12% ऑफ टैक्स, 12% ऑन टैक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये स्लैब रेट है। टोटल इनकम अगर 10,000 तक रहा तो टैक्स आ जाएगा 10%। 10,000 से 20,000 तक इनकम रहा तो पहले 10,000 पे 10%, 10,000 के 20,000 के बीच में जो भी अमाउंट रहा उसका 20%। अगर 20,000 से ऊपर चला गया तो पहले 10,000 पे 10%, 10,000 से 20,000 के बीच में जो भी अमाउंट है उसको 20% और 20,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट रहा उसको 30% अपन टैक्स एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद में सरचार्ज 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो नील, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक टोटल इनकम है 7% और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% अपन उस पर सरचार्ज लगा देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं भी अपन ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पढ़ी क्या? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पढ़ी क्या? तो अगर यहाँ पे कोई जगह होंगी, यहाँ पे जगह होंगी तो यहाँ पे एक लिख लो शॉर्ट में, नो एनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर दिस पर्सन। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ये कोई भी केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 करोड़ है, 10 रुपये भी इनकम रहा फर्म का, 10 रुपये भी टोटल इनकम रहा तो उनको 30% डायरेक्ट फ्लैट टैक्स रेट पेड कर देने का। उसके बाद में कंपनी के केस में भी उनको फ्लैट टैक्स रेट पेड कर देने का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी उनका 10,000 तक भी टोटल इनकम रहा तो उनको 10% टैक्स रेट पे करना है, मतलब उनका भी कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्यों लगता है इंडिविजुअल को? तो ये देखो यार, कोई भी इंडिविजुअल कमाता है तो उसके खाने पीने के खर्चे लगेंगे, उसको रहना है,
घर का किराया भरना है, बच्चे के स्कूल, बीबी के खर्चे जो भी है, वो सारे खर्चे उसको खुद के जेब से पेड करने पड़ेंगे। जो भी सैलरी आई, जो भी इनकम आई, तो उसके लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीने का उसके लिए लगेगा। तो ये देखो यार, 20-25 हज़ार महीने का तो उसका वैसे भी जाने वाला है खुद के यूज़ के लिए। भाई उसके ऊपर भी टैक्स भरेगा वो, खुद की पर्सनल जो भी पूरा इनकम क्या है उसके ऊपर डायरेक्ट उसने फ्लैट टैक्स भर दिया, तो क्या ही उसके लिए बचेगा यार। तो उसके वजह से इंडिविजुअल के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी है 2.5 लाख तक, कि 2.5 लाख तक आप कोई भी टैक्स पेड कर मत करो। और 2.5 लाख से ऊपर भी इनकम गया 5 लाख, तो अपना रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मिल जाएगा मतलब इनडायरेक्टली 5 लाख तक अपना कोई भी टैक्स पेड करना नहीं है अपने को। अगर रिबेट भी नहीं रहता था तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को 5% ही टैक्स पेड करना है। तो यहाँ पे ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है कि इंडिविजुअल के खर्चे के लिए उसके लिए कुछ तो खर्चा होगा उसका, तो उसकी वजह से उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे के रखी कि वहां तक आपका एग्जाम है। पर फर्म की केस में क्या ही खर्चा करेंगे भाई, पार्टी करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट फ्लैट रेट 30% लग जाएंगे। डोमेस्टिक कंपनी की केस में भी डायरेक्ट फ्लैट रेट लग जाएंगे 25%, 30% एज द केस में भी टर्नओवर के बेसिस पे, और फॉरेन कंपनी के केस में भी 40% फ्लैट रेट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की केस में भी स्लैब रेट आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं, पर यहाँ पे स्लैब रेट है, अपने स्लैब रेट। उसके बाद में मेरे को बताओ, ये अपन ने पढ़ा क्या यहाँ पे अगर कोई भी स्पेशल इनकम रहा, तो वो कौन सा टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्स रेट लगेंगे उसको? भाई नहीं, स्पेशल इनकम हमेशा कोई भी असेसी रहो, स्पेशल इनकम हमेशा कोई भी असेसी रहो, स्पेशल इनकम हमेशा कोई भी असेसी रहो, स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेशल इनकम का टैक्स हमेशा स्पेशल टैक्स रेट से ही कंप्यूट किया जाएगा। स्पेशल इनकम का टैक्स हमेशा स्पेशल टैक्स रेट से ही कंप्यूट किया जाएगा। इसके लिए इसको मतलब इधर नहीं गुजारने का, इधर का टैक्स रेट अलग है तो इधर अपन ये इसमें नॉर्मल इनकम में मर्ज कर देंगे, नहीं, स्पेशल इनकम का टैक्स रेट अलग दिया है तो स्पेशल इनकम का टैक्स भी अपन अलग निकालेंगे। एक चीज अपने को पता होती है, पर एग्जाम के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, अपन बहुत सारा मस्त मस्त दिमाग चला लेते हैं एग्जाम के हॉल में और अपन गलती कर देते। तो लिखो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। यहां तक हो गया अपना। अब और एक चीज समझो, मैंने ऊपर पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा था, है पर्सन की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी मैंने आपको, तो एक एओपी बीओआई का डिफरेंस बताया था आपको। एओपी बीओआई का डिफरेंस बताया था मैंने आपको। अरे पर्सन का डेफिनेशन, पर्सन 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 पर्सन, ये देखो पर्सन का डेफिनेशन। तो एओपी बीओ का डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको? एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन की केस में इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है, फर्म भी मेंबर हो सकता है, कंपनी भी मेंबर हो सकता है, एचयूएफ मतलब कोई भी टाइप का पर्सन अगर रहा तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन की केस में मेंबर हो सकता है। मतलब बहुत सारे पर्सन, कंपनी मिलके, एचयूएफ मिलके, फर्म मिलके कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए साथ में आए तो वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा कि इसमें कोई भी टाइप का पर्सन एज अ मेंबर बोल के आ सकता है। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, कोई भी कंपनी एज अ मेंबर नहीं आ सकती, कोई भी फर्म एज अ मेंबर नहीं आ सकती, कोई भी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ मेंबर नहीं आ सकती। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बस एज अ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल रहेगा वही एक होगी, कोई भी पर्टिकुलर जो भी उनका काम रहा वो पर्टिकुलर इवेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट रहा वो अचीव करने के लिए बस इंडिविजुअल एक आ सकते हैं। यहाँ पे बस इंडिविजुअल एक आ सकते हैं, तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी आ सकता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बस इंडिविजुअल एज अ मेंबर आ सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए। तो एक यहाँ पे अब
ये देखो, अब एक बात सुनो मेरी, अब बात सुनो। ये देखो, एओपी बीओआई के केस में, बीओआई के केस में अपन ने नॉर्मल स्लैब रेट पढ़े थे। ऊपर अपन ने जब इंडिविजुअल का 2.5 लाख 3 लाख जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट था, वहां क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी और एनआर रिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो उनके लिए भी स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनके इनकम के लिए भी स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनके इनकम के लिए भी स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। पर दिक्कत क्या आ रही थी? ये देखो, अब इनका टैक्स जो है, टैक्स तो स्लैब रेट के हिसाब से निकलेगा। इनका टैक्स तो स्लैब रेट के हिसाब से निकलेगा। पर अब बात करते हैं, ये देखो, अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का तो समझ लिया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे एओपी की। अब दिक्कत क्या आ रही थी? एओपी, एओपी के केस में भी अब सरचार्ज में आते हैं अपन। अब सरचार्ज कितना लगता था? एओपी बीओआई के केस में ये जो सरचार्ज पड़ा था अपन ने, एओपी बीओआई का भी पड़ा था, मतलब इंडिविजुअल एओपी बीओआई। ये देखो, सरचार्ज कितना आता? अगर ये देखो 2 करोड़ से ऊपर इनकम चला गया तो 25% सरचार्ज आ जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर गया तो 37% सरचार्ज आ जाएगा एओपी बीओआई के केस में भी। और कंपनी के केस में सरचार्ज कितना आएगा? मैक्सिमम अपना 12% सरचार्ज था कंपनी के केस में, 12% सरचार्ज था कंपनी के केस में। तो अब दिक्कत क्या आ रही थी? अगर एओपी में सारे कंपनी ही आ गए एज अ मेंबर, सारे कंपनी, ऑल मेंबर्स कंपनी ही रहे, सारे मेंबर कंपनी रहे, तो एओपी के केस में सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25% और 37%। अगर इनकम जो भी 2 करोड़ से ऊपर गया, 5 करोड़ से ऊपर गया, तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 25% और 37% एओपी के लिए। पर अगर कंपनी रही, खाली कंपनी रही, तो उनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना एप्लीकेबल हो जाएगा? 12%। इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना एप्लीकेबल हो जाएगा? 12%। तो अगर एओपी बनाई, सारे मेंबर मिलके कंपनी, सारे कंपनी, जब अब सारे मेंबर यहाँ पे कंपनी मिलके एओपी बनाई, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए बहुत सारी कंपनी एक आई और वो एक एओपी बनाई, तो एओपी के ऊपर टैक्स रेट कितना आ जाएगा? सरचार्ज रेट कितना आ जाएगा? मैक्सिमम 37%। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25% और 37%। पर अगर वो ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए एक नहीं आते थे, कंपनी अलग अलग मिलके वो ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए काम कर रहे होंगे, कंपनी अलग अलग रह के ही वो ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए सरचार्ज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 12%। सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 12%। अरे भाई, कंपनी एओपी आ रही तो उनका सरचार्ज 37% पे जा रहा है, पर कंपनी अलग अलग मिलके वो ऑब्जेक्ट मीट करने की कोशिश कर रही, तो उनका सरचार्ज 12% ही आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये दिक्कत आ रही थी कि भाई एओपी कोई फॉर्म ही नहीं कर रहा था। बहुत सारी कंपनी अगर एक आ गई और एओपी फॉर्म करने लगे, तो उनका इनकम अगर 2 करोड़ या 5 करोड़ से एक्सीड कर जा रहा था, तो उनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जा रहा था 25% और 37%। पर कंपनी अलग अलग मिलके वो ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं, तो उनके लिए सरचार्ज 12% ही एप्लीकेबल हो जाता। मतलब एओपी के लिए सरचार्ज ज्यादा, कंपनी सारे मिलके एक हो रहे तो उनके लिए सरचार्ज ज्यादा, पर कंपनी अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके लिए सरचार्ज कम। तो ये दिक्कत आ रही थी कि एओपी के केस में अगर सारी कंपनी एक हो गई तो उनके लिए सरचार्ज रेट ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता। तो गवर्नमेंट ने कंपनी एओपी के केस में ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर अगर कंपनी रहे, तो उनके लिए फिर एक प्रोविजन बनाया कि एओपी के केस में अगर सिर्फ कंपनी मेंबर रहे तो उनके लिए सरचार्ज, उनके लिए टोटल इनकम अगर एक्सीड्स कर रहा होगा 50 लाख का, टोटल इनकम एक्सीड्स कर रहा होगा 50 लाख का, तो सरचार्ज 50 लाख का, तो
सरचार्ज इनको एप्लीकेबल हो जाएगा 10%, सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%। और टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR, तो इनके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 15%। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 15%। तो ये जो रेट है 10% और 15%, ये बस सरचार्ज के लिए। अगर कोई भी एओपी जिसमें सारी कंपनी मेंबर है, एओपी जिसमें सारी कंपनी मेंबर है, तो उनका टैक्स रेट एओपी का टैक्स रेट तो स्लैब रेट के हिसाब से निकलेगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के स्लैब रेट, 2.5 लाख के, सॉरी, ये 3 लाख और 5 लाख तो इंडिविजुअल के लिए लगेगा, 60 और 80 अबाउ। तो 2.5 लाख का जो स्लैब रेट है एओपी के लिए, 2.5 लाख का ही स्लैब रेट लगेगा। एओपी के लिए 2.5 लाख का ही स्लैब रेट लगेगा टैक्स निकालने के लिए। पर इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सारी मेंबर कंपनी, तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 10% और 15%। अब देखो, इनका इनकम एक्सीड भी कर रहा है, 1 करोड़ से एक्सीड भी कर रहा है, तो एओपी के लिए इनको सरचार्ज 15% ही एप्लीकेबल हो जाएगा। पर अगर ये एओपी, अगर इसमें कोई भी ये नहीं होता, कंपनी मेंबर होती या फिर इंडिविजुअल फर्म मेंबर होती, तो इनके लिए सरचार्ज अपना 37% एप्लीकेबल हो जाएगा। सरचार्ज 37% या फिर 25% एप्लीकेबल हो जाता था 1 करोड़ से ऊपर जो भी केस होता। पर ऑल मेंबर है, मतलब ऑल मेंबर कंपनी है, तो इनके लिए मैक्सिमम लिमिट, सरचार्ज का मैक्सिमम लिमिट 15% पे आ जाएगा। सरचार्ज का मैक्सिमम लिमिट 15% पे आ जाएगा। बहुत रेयर चांस है ये कंसेप्ट पूछने का, पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव में आ गया कोई भी कि अगर ऑल मेंबर अगर कंपनी है, तो इनके लिए सरचार्ज रेट 37 होगा, 25 होगा, टोटल इनकम दे दी आपको। ऑल मेंबर कंपनी है तो इनके लिए सरचार्ज 15% रहेगा। 1 करोड़ से ऊपर जा रहा होगा और 50 लाख से ऊपर जा रहा होगा टोटल इनकम, तो 10% है। बट टोटल इनकम 2.5 लाख के स्लैब, टैक्स कैलकुलेशन 2.5 लाख के स्लैब रेट से होगा। टैक्स कैलकुलेशन 2.5 लाख के स्लैब रेट के हिसाब से होगा, पर सरचार्ज अपना 10% और 15% लगेगा। इधर तक समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक कर दो फटाफट। चलो, यहां तक हो गया अपना। अब बात करते हैं अपन, ये हो गया अपने पूरे टैक्स रेट हो गए, यहाँ पे सारे एंटिटीज के हो गया। अब जो भी पर्सन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी सेक्शन 231 में, वो सारे पर्सन के अपने टैक्स रेट यहाँ पे खत्म हो गए। सारे टैक्स रेट यहाँ पे अपने खत्म हो गए। अब बात करते हैं अपन एक मस्त कंसेप्ट, इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। जिसका नाम क्या है, बोलो, मार्जिनल रिलीफ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छी लगे। मतलब मैं भी थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालूंगा ना आपको समझाने में, आपको सिखाने में, आपके लिए मस्त मस्त नए नए एग्जाम्पल लाने के लिए। चलो, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन। मार्जिनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ कब लगता है, मार्जिनल रिलीफ कब लगता है? तो 1-2 पॉइंट लिख लो मेरे साथ पहले, फिर आपको एक मस्त सा एग्जांपल लेके मार्जिनल रिलीफ समझाता हूँ मैं आपको। अगर कोई नया पढ़ रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और पुराने पढ़े होंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ ही जाना चाहिए था लास्ट अटेम्प्ट, पर ठीक है, पढ़ लो। तो मार्जिनल रिलीफ कब लगता है? तो व्हेन टैक्स exceeds income, tax exceeds income due to surcharge. When tax exceeds income due to surcharge। और एक सेकंड पॉइंट लिखो, applicable to all assessee, applicable to all assessee।
अब जिसके जो भी पर्सन के केस में सरचार्ज आ जाएगा वहां पे मार्जिनल रिलीफ अपने को चेक करना पड़ेगा कि जो टैक्स का अमाउंट है वो इनकम से एक्सीड हो रहा है, टैक्स का अमाउंट जो इनकम कमाई उससे एक्सीड हो रहा है, और वो भी सरचार्ज की वजह से, तो ये ऑल असेसी में एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑल असेसी में, क्योंकि सरचार्ज हर एक के केस में लगता है, अलग अलग परसेंट के हिसाब से लगता है, पर हर एक के केस में सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हर एक के केस में जहां भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां भी सरचार्ज का अपने को प्रोविजन इनकम एक्सीड हो जाएगा सरचार्ज के लिमिट के हिसाब से, वहां पे अपने को एक बार मार्जिनल रिलीफ भी चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेबल होता है या नहीं। चलो अब एक मस्त सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके। एग्जाम्पल तो देखो, एक एग्जाम्पल समझाने तक आप बस लिखो मत, कुछ भी लिखो मत, अब एग्जाम्पल समझाने तक मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा, या फिर आप वीडियो पास करके लिख लेना बाद में। तो देखो, टोटल इनकम है ना अपनी, टोटल इनकम, ये इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल रेसिडेंट के केस में टोटल इनकम अपनी है 50 लाख, 50 लाख लेते पहले। टोटल इनकम है अपनी 50 लाख, टोटल इनकम है 50 लाख। तो 50 लाख के ऊपर अब ये टैक्स निकाल लो, 50 लाख के ऊपर आप टैक्स निकाल लो, फटफट टैक्स निकालो। ये देखो, अप टू 10 लाख टैक्स आ जाएगा 1,12,500। उसके ऊपर 40 लाख बचे, 40 लाख पे एट द रेट 30% का टैक्स आ जाएगा। चलो 40 लाख इंटू 30% 120, 1 लाख है, 12 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल कितना आया, प्लस 1,12, ये आ गया 13, 12,500, ये आ गया अपना 50 लाख के ऊपर का टैक्स, 50 लाख के ऊपर का टैक्स, HSC मत ऐड करो, 50 लाख के ऊपर का टैक्स आ गया यहाँ पे। अब अपन नॉर्मल टैक्स रेट निकालते समझो, तो यहाँ पे HSC ऐड हो सकता था, HSC ऐड होगा, पर यहाँ पे ऐड मत करो अभी। तो टैक्स रेट, टैक्स कितना आएगा, अगर 50 लाख की इनकम ली अपन ने तो टैक्स कितना आएगा, 13,12,500, 13,12,500। पर अब क्या करते हैं अपन, यही टोटल इनकम है ना, यही टोटल इनकम समझो ये आपके दोस्त की इनकम है, 50 लाख है ना, आपकी दोस्त की इनकम है। अब अपन क्या करते हैं, 50 लाख अपनी दोस्त की इनकम है, तो अपनी इनकम थोड़ी बढ़ा लेते, अपने को है ना थोड़ी ज्यादा इनकम देते अपन। बाद में दर्द होने वाला है, आपको बताना होगा, आपकी इनकम मैं ज्यादा ले रहा हूँ, टोटल इनकम मैं बढ़ा ले रहा हूँ, आपके दोस्त ने कितना कमाया, 50 लाख कमाया ना, चलो मैं आपके लिए ना 50,000 बढ़ा देता हूँ। आप कमा रहे हो 50 लाख, 50,000, पर यहाँ पे दर्द होगा, आखिरी में दर्द होगा। चलो ठीक है, 50 लाख 50,000 ले लिया। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल, इसके ऊपर टैक्स निकाल, तो पहले 10 लाख पे कुछ नहीं आएगा, सॉरी पहले 10 लाख पे आएगा 1,12,500। उसके बाद में जो भी 40 लाख 50,000 हो जाए उसके ऊपर निकालो टैक्स इंटू 30%, यहाँ आ जाएगा 12,15,000 प्लस ऐड करो 1,12,500, यहाँ आ जाएगा अब यहाँ पे 50 लाख के ऊपर जा रही है इनकम, 50 लाख के ऊपर जा रही है इनकम, यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके दोस्त की इनकम 50 लाख है, आपकी दोस्त की इनकम 50 लाख है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। पर आपकी इनकम 50 लाख 50,000 है, तो आपके केस में सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 10%, सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, सरचार्ज 10% एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आएगा 1327050, ये आ जाएगा सरचार्ज। अब सरचार्ज ऐड करो इसमें 10%, ये आ जाएगा 14,60,250, 14,60,250। अब देखो यहाँ पे आपकी दोस्त की इनकम 50 लाख है,
आपकी दोस्त की इनकम है 50 लाख, उसको टैक्स कितना पेड करना आ रहा है, एचईसी छोड़ दो, यहाँ पे एचईसी का इफेक्ट नहीं लिया है अब तक अपन ने, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका इफेक्ट नहीं लिया है 4% का। तो आपकी दोस्त के केस में उसका टैक्स कितना पेडेबल आ रहा है, 13,12,500। पर आपकी इनकम, अब अपन क्या कर रहे हैं, आपकी इनकम 50,000 से बढ़ा रहे हैं। अरे भाई दोस्त कम कमा रहा है अपने से, अपन खुश हो जाओ आप यार, दोस्त 50,000 कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, अपन कितना कमा रहे हैं, 50 लाख 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं उससे, 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं उससे। तो अपनी इनकम आ रही है 50 लाख 50,000, और अपन सरचार्ज विथ इफेक्ट ऑफ सरचार्ज अपन टैक्स कितना पेड कर रहे हैं, 14,60,250, 14,60,250। जरा डिफरेंस निकालो तो इसका डिफरेंस निकालो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, -1312500। ये आ रहा है डिफरेंस आ रहा है अपना 147,750, 140,750। तो एक बात समझो यहाँ पे, मेरा दोस्त 50 लाख कमा रहा है, तो उसको टैक्स पेड करना आ रहा है 13,12,500। मेरा टोटल इनकम आ रहा है 50,50,000, मेरा टोटल इनकम आ रहा है 50,50,000, और मैं टैक्स पेड कर रहा हूँ 14,60,250। अरे भाई मेरा इनकम बस 50,000 से बढ़ रहा है उससे, इसका इनकम है 50 लाख, मेरा इनकम है 50,50,000। तो मेरा बस 50,000 से इनकम बढ़ा है, मेरा बस 50,000 से इनकम एक्सीड्स हुआ है उसके केस के इसमें से। पर मैं टैक्स कितना ज्यादा पेड कर रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा में, 1,47,750, मतलब 1.5 लाख से मैं ज्यादा टैक्स पेड कर रहा हूँ। मेरा इनकम कितने से बढ़ा, 50,000, पर मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा, 1,47,000, मतलब 1.5 लाख से टैक्स बढ़ रहा है। मतलब इनकम बढ़ा 50,000 पर टैक्स कितना बढ़ रहा, 1.5 लाख, मतलब ट्रिपल, जितना अमाउंट कमा रहे हैं उससे ट्रिपल तो अपन गवर्नमेंट को पेड कर रही है 50,000 ज्यादा कमाने के कारण। ये 50,000 ज्यादा कमाया अपने, पर 50,000 की झमेले में अपन टैक्स कितना ज्यादा पेड कर रहे हैं ड्यू टू सरचार्ज, 1,47,000 ज्यादा पेड कर रहे हैं अपन, 1,47,000 ज्यादा पेड कर रहे हैं अपन ये 50,000 बढ़ने के केस में। तो ये बड़ी नाइंसाफी हुई है अपने पे भाई, मेरा इनकम 50,000 से बढ़ा पर तुम टैक्स मेरे से कलेक्ट कर रहे हो 1,47,750 ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो। अरे भाई मेरा इनकम ही 50,000 से बढ़ा, अगर ये मैं 50,000 कमाता ही नहीं था तो मैं डायरेक्ट टैक्स पेड करता था 13,12,500, तो फिर मेरा इनकम तो 50,000 से ही बढ़ा, मतलब 50,000, बस 50,000 से बढ़ा, तो मेरा टैक्स भी इतना नहीं जाना चाहिए ना, ये नाइंसाफी हो रही मेरे से। तो इस केस के आ गया अपना मार्जिनल रिलीफ, इस केस में आ गया अपना मार्जिनल रिलीफ कि अगर आपका इनकम स्लाइटली 50,000 से ज्यादा जा रहा है, या स्लाइटली 1 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, या स्लाइटली 2 करोड़ से ज्यादा, या स्लाइटली 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, जहां पे भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, या कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा जा रहा है या 10 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। सरचार्ज रेट जहां भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, जहां भी स्लाइटली थोड़ा सा इनकम अपनी सरचार्ज की लिमिट से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे अपने को मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे गवर्नमेंट, ठीक है भाई तेरा 50,000 ज्यादा कमा रहा है तू, यहाँ पे कितना टैक्स पेड करा था, अगर 50 लाख कमाता था तू तो 13,12,500। तो एक काम कर, तू क्या कर, 13,12,500 के ऊपर है ना 50,000 ऐड कर दे, मतलब तू क्या कर 50 लाख के ऊपर का 50 लाख का टैक्स निकाल, 50 लाख का टैक्स आएगा तेरा 13,12,500, 50 लाख के टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल, तो टैक्स आएगा 13,12,500, और उसके ऊपर तेरा इनकम कितना है 50,000 है ना, तो तेरे को टैक्स तो पेड नहीं करना है, तो एक काम कर तू 50,000 पूरे गवर्नमेंट को देते, 50,000 पूरे गवर्नमेंट को देते, तो ये आ जाएगा अपना 13,62,500, 13,62,500 आ जाएगा अपना। तो इतना टैक्स तेरे को पेड करना है गवर्नमेंट को, इतना टैक्स तेरे को पेड करना है गवर्नमेंट को।
तो अपना यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा, यहाँ पे अपनों को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसको टैक्स कितना पेड करेगा, 13,62,000, 13,62,500 उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ की वजह से। तो एक ना मार्जिनल रिलीफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुको। स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा था। तो ये देखो समझ में आया एग्जाम्पल। ये देखो 50 लाख की इनकम है, तो 50 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स कितना पेएबल आ रहा है, 13,12,500। पर 50 लाख से स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो सरचार्ज की वजह से अपना टैक्स कितना पेएबल आ रहा था, 14,60,250, 14,60,250 अपना टैक्स पेएबल आ रहा था। तो अपन ने डिफरेंस निकाला, तो ये अपने इनकम के अमाउंट से भी ज्यादा हो रहा था। ये 50,00,000 इनकम थी अपनी, एक्सीड हो रही थी, तो उससे भी ज्यादा हो रहा था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू 50 लाख के ऊपर टैक्स निकाल, 50 लाख के ऊपर टैक्स निकाल, और जो भी ऊपर का अमाउंट तूने अर्न किया है वो दे दे। तो ये अपन दे दिए गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर अब मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है अपने को। कितना रिलीफ मिल रहा है, 97,750 का अपने को मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है कि अपन अब पेड इतना ही करेंगे टैक्स, पर अपना पेएबल इतना आ रहा था ड्यू टू सरचार्ज। तो ये मार्जिनल रिलीफ हो गया। समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो अब अपन एक मस्त सा एग्जांपल लेते हैं इसका एक। तो देखो एग्जांपल, एग्जांपल लिखो मेरे साथ। टोटल इनकम में 1,02,00,000, 1,02,00,000 का अपना टोटल इनकम। तो 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज आ जाएगा अपना 10%, 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज आ जाएगा अपना 10%। पर 1 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा इनकम, 1 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा है इनकम, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है यार। देखो मार्जिनल रिलीफ का अपने को ये ट्रायल एंड एरर पे खेलना पड़ेगा कि अब 1,02,00,000 दिया है, तो 1 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 1,02,00,000 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 1,02,00,000 के ऊपर जो टैक्स है और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 लाख से ज्यादा जा रहा है, मतलब 1 करोड़ का टैक्स निकाला, 1,02,00,000 के ऊपर टैक्स निकाला, और ये जो दोनों का डिफरेंस अगर 2 लाख से ज्यादा जा रहा होगा, ये दोनों का अगर डिफरेंस 2 लाख से ज्यादा जा रहा होगा, तो 1 करोड़ का टैक्स लेने का, उसमें 2 लाख रुपए ऐड कर देने के, और उसके ऊपर सेस लगा देने का 4%, और ये टैक्स अपने को गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इनकम से ज्यादा जाना, ये इनकम से कम जाना कि अपने को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, अपने को ट्रायल एंड एरर पे खेलना पड़ेगा ये पूरा गेम। तो अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल लिए वो तो मार्जिनल रिलीफ के लिए होंगे, मैं पर स्लाइटली अगर 1 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा जा रहा हूँ, या 5 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा जा रहा हूँ, या 2 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने को मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा, या कंपनी के केस में भी वही टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा और मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा अपने को। तो अब ये एग्जाम्पल है अपना टोटल इनकम का। यहाँ पे अपना टोटल इनकम है 1,02,00,000 रुपए, 1,02,00,000 रुपए। अब यहाँ पे अपने को मार्जिनल रिलीफ निकालना है, तो 1,02,00,000 पे वैसे आप टैक्स निकाल लो पूरा कि कितना आता है विथ सरचार्ज, और 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लो विथ सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर। दोनों का डिफरेंस अगर 2 लाख से ज्यादा जा रहा होगा तो अपने को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो अपन डायरेक्ट मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो, चलो एक बार बता ही देता हूं मैं। अप टू 1 करोड़ कितना आ रहा होगा अपना टैक्स, अप टू 1 करोड़। तो देखो अप टू 10 लाख अपना टैक्स जा रहा होगा, 1,12,500 ऊपर के 10 लाख।
90 lakhs पे अपना टैक्स जाएगा 27 लाख, और ये अपना टोटल आ जाएगा अपना 28 लाख 12,500, ये अपना टोटल आ जाएगा। पर अपन सपोज 1 करोड़, अब इसमें सरचार्ज लगेगा, सॉरी इसमें सरचार्ज आएगा 10% से सरचार्ज आएगा इसमें, तो 281250 ये आ जाएगा 55042, लेता हूँ ये नीचे ऊपर नीचे हो गया 1250 प्लस 10% आ जाएगा 3,093,750। ये 1 करोड़ के ऊपर टैक्स आ जाएगा अपना, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स आ जाएगा अपना, और उसके ऊपर अपने को 2 लाख रुपए पेड करने के, 2 लाख रुपए इसके ऊपर अपने को ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 32,93,750, 32,93,750 ये आ जाएगा अपना टैक्स पेएबल, ये आ जाएगा अपना टैक्स पेएबल। इसमें HEC ऐड करना पड़ेगा अपना, इसमें HEC का इफेक्ट नहीं है अपना, अभी HEC ऐड कर दो इसमें 4%, 2 लाख इंटू 4% आ जाएगा अपना 131,750, ट्रांसफर आ जाएगा 342,550, ये आ जाएगा अपना मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से टैक्स। और अगर सपोज अपना इस पे अब आप ये जो है इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल करके टैक्स निकाल सकते हैं, आपका ज़्यादा आ जाएगा 2 लाख रुपए से, इसका ये जो अमाउंट है टैक्स पेएबल, ये जो अमाउंट है टैक्स पेएबल और उसका टैक्स पेएबल, उसका डिफरेंस जो है 2 लाख से ज़्यादा आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लेंगे, 1 करोड़ पे टैक्स निकालने के बाद उसके ऊपर 2 लाख ऐड कर देंगे और उसके ऊपर सेस ऐड करके अपन गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर देंगे। ये था अपना मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, ये था अपना मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। एक बार अपन एक स्टेप लिख ले, क्या स्टेप्स लिख लेते हैं एक बार, मार्जिनल रिलीफ में क्या क्या होगा। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। स्टेप 1 अपन क्या निकालेंगे, टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम, पहले पूरे इसका टैक्स निकाल लेने का, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम निकाल लिया आपने। उसके बाद स्टेप 2 निकालने का, टैक्स ऑन, जो भी केस है अपना 50 लाख के ऊपर स्लाइटली जा रहा है या 1 करोड़ के ऊपर स्लाइटली जा रहा है, तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़, ये अपना आएगा इंडिविजुअल की केस में। इसके बाद में कंपनी के केस में क्या आएगा, 1 करोड़, 10 करोड़ आ जाएगा कंपनी के केस में। कंपनी के केस में और 1 करोड़
आ जाएगा अपना फर्म की केस में, 1 करोड़ आ जाएगा अपना फर्म की केस में। तो इसके ऊपर अपने को टैक्स निकाल लेने का, इसके ऊपर टैक्स निकाल लेने का। अब ये दोनों का डिफरेंस लेने का, ये दोनों का डिफरेंस स्टेप 3, टैक्स टू बी पेड इक्वल टू स्टेप 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। स्टेप 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम, और स्टेप 4 आ जाएगा अपना स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, ये आ जाएगा अपना मार्जिनल रिलीफ। ये आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। और ये पूरा कैलकुलेशन है ना, ये सारे कैलकुलेशन आपने, ये जो सारे कैलकुलेशन है आपने, ये विदाउट सेस निकालने के अपने को, विदाउट सेस निकालने की। और आखिरी में जब ये आया अपना पूरा टैक्स पेबल, स्टेप 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो है उसके ऊपर अपने को सेस लगा कि गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स लगा कि गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो समझा गया। पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाल लो, ओरिजिनल इनकम जो है, उसके बाद में टैक्स ऑन जो भी केस है स्लाइटली जिससे ऊपर जा रहा है अपना सरचार्ज एप्लीकेबल होने की वजह से, उसका इनकम निकाल लो। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, विदाउट सेस निकालने का, दोनों का डिफरेंस निकालने का। अगर दोनों का डिफरेंस अगर जो इनकम कमाई अपन ने स्लाइटली एक्सीड जा रही, वो इनकम से दोनों का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा। अपने केस में यहाँ पे देखो 50,000 अपन ज़्यादा कमाए, पर 50,000 ज़्यादा कमाने की वजह से ये दोनों का टैक्स का डिफरेंस 147 से ज़्यादा आ रहा था, तो इसके वजह से अपने को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? अपन 50 लाख के ऊपर जो स्टेप 2 का अपना टैक्स आ गया है, 50 लाख के ऊपर का जो टैक्स आ गया है अपना, उसके ऊपर अपन जो भी इनकम है जो एक्सीड कर रही है, इनकम एक्स्ट्रा इनकम कमाई अपन ने, वो ऐड कर देंगे और उसके ऊपर अपन HEC लगा के गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर देंगे। पर अपना मार्जिनल रिलीफ कैसे आएगा? स्टेप 1 जो अपन ने ओरिजिनल इनकम के ऊपर टैक्स निकाला और स्टेप 3 का टैक्स निकाला, और विदाउट सेस लेने का, यहाँ पे विदाउट सेस लेने का है, यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स, इसका डिफरेंस जो आएगा वो अपना मार्जिनल रिलीफ कहलाया जाएगा। तो अपने अब आपको मैं 2 होमवर्क देता हूँ, 2 होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क की आदत लगा लो। अब आपको निकालने का एक 2,04,00,000 के ऊपर आपको मार्जिनल रिलीफ निकाल के लेके नहीं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और 5,25,00,000 के ऊपर आपको मार्जिनल रिलीफ निकाल के लेके आना है, 5,25,00,000 के ऊपर मार्जिनल रिलीफ निकाल के लेके आना है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे इसका आंसर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होंगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी दिक्कत आ रही होंगी तो आप कमेंट में डाल दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में मैं डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा जल्दी, और ज्वाइन कर लो अभी फ़िलहाल के लिए। उसमें भी आप पूछ सकते हो, उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अपना है ना ओल्ड टैक्स स्कीम हो गया है खत्म। यहाँ पे अपना ओल्ड टैक्स स्कीम खत्म हो गया, ये अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अपना यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपके सारे टैक्स रेट हो गए, सारे स्पेशल रेट हो गए, इसके सारे कंसेप्ट हो गए, रिलीफ हो गया, रिबेट हो गया, राउंड ऑफ हो गया, सरचार्ज हो गया, हर एक एंटिटी की टैक्स रेट हो गए। अब आप जो ओल्ड टैक्स रिजीम के जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। ये एक बार 2 मार्जिनल रिलीफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने का, आपके सारे कंसेप्ट हो गए जाएंगे विद क्वेश्चन। अच्छे एग्जाम्पल निकाले थे मैंने आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे लिख के।
तो ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो गया है। आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है क्या? नहीं, आपका फर्स्ट चैप्टर अभी भी चलने वाला है। ये बस एक ओल्ड टैक्स रिजीम का जो कंसेप्ट था वो आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। ये अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हो गया है खत्म। अब अपन बात करते हैं, एक लंबी सांस लो, अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स स्कीम की। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज लो अब और हेडिंग दो, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। ये अपना आता है न्यू स्कीम, ये अपना आता है न्यू स्कीम में आता है ये पूरा। वो जो ओल्ड था वो अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम था, वो जो ओल्ड था अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम था। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्कीम ना दी है, क्वेश्चन में कोई भी स्कीम नहीं दी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से सॉल्व करना है या न्यू टैक्स रिजीम से सॉल्व करना है, तो अपने को न्यू वाली स्कीम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बन चुका है अभी। ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है अपना। और ओल्ड में आप अल्टरनेटिव, अगर बोला है क्वेश्चन में कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 2.5 लाख का स्लैब लेने का है, नहीं तो अपने को अब 3 लाख का स्लैब लेने का और नए इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नए टैक्स रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें से पहले एक बार सेक्शन की लिस्ट लेते हैं अपन फटाफट। सेक्शन की लिस्ट लिख लेते हैं अपन इसमें पढ़ने वाले। सेक्शन 115 BAA जो एप्लीकेबल है इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इनकम ऑफ डोमेस्टिक के ऊपर 115 BAA, 115 BAA। उसके बाद का सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 115 BAB। ये आएगा अपना इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी पर, डोमेस्टिक कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी के बाद लिखो सेक्शन 115 BAC। ये लिखो इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP TOI AJP। के बाद लिखो सेक्शन 115 BAD तो आएगा अपना इनकम ऑफ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। के बाद लिखो सेक्शन 115 BAE आएगा इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आएगा इनकम ऑफ न्यू कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ये आप डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है अपना, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है अपना। ये अपन सारे सेक्शन ऑफ डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में पढ़ने वाले हैं, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में पढ़ने वाले हैं। अपन ने जो अब तक पढ़ा है ये अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम था, ये अपना ओल्ड टैक्स रिजीम था। ये अब पढ़ने वाले हैं अपन। चलो आज का लेक्चर अब यही समाप्त करते हैं अपन। नेक्स्ट लेक्चर से अपन चालू कर देने वाले हैं इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP का डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, जो अपना न्यू स्कीम में आता है। इसके क्वेश्चंस लेंगे, इसके मस्त मस्त एग्जांपल लेंगे अपन, इसका पहले पूरा कंसेप्ट समझ में लेंगे, फिर इसके एग्जांपल लेंगे, रिबेट पढ़ेंगे, इसका सरचार्ज अलग आता है इसका, ये पढ़ेंगे। जो न्यू स्कीम में बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलते सारे हेड्स के, सैलरी हेड में से HP PGBP कैपिटल गेन नहीं आता, या फिर कैपिटल गेन में से बहुत कम डिडक्शन जो है वो डिसअलाउड हुए। और उसके बाद में जो भी डिसअलाउड एग्जम्पशन है, जो भी डिसअलाउड डिडक्शन है उसका इफेक्ट कहीं और भी जाएगा, तो इसके भी इफेक्ट अपन समझ के लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।